हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले हमें जानना है मोहम्मद गोरी के बारे में, क्योंकि मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने स्टार्ट कर रखा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन 1206 ईस्वी में हो जाती है मोहम्मद गोरी की मृत्यु, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद ही मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली में एक वंश की स्थापना की जिसे बोला जाता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए सबसे पहले मोहम्मद गोरी की बात कर लेते हैं। समझिए, ये हमारे भारत का मैप है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये दिखा रखा है आपको। ये भारत है, और यहाँ पे आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पे आज के टाइम में है पाकिस्तान, और यहाँ पे है अफगानिस्तान, और यहाँ पे है अरब देश। लेकिन अरब देश से जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते हो तो यहाँ पे मिलता है तुर्क, मतलब कि तुर्की। अब इस तुर्क से ही हमारे भारत पे आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा? इस मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, जिसको मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया था। लेकिन मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यालदोज, तीसरा था कुबाचा, एंड चौथा था बख्तियार खिलजी। लेकिन दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही एक वंश की स्थापना की गई जिसे बोला जाता है गुलाम वंश, जिसके कारण हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जो दिल्ली वाला एरिया था ये 1194 में ही दे दिया गया था, और 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, एक मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। और जैसे ही 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली वाला एरिया दिया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा, ठीक उसी समय में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया जाता है। हालांकि हम अपने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल मानते हैं 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, क्योंकि 1206 में इसने दिल्ली में एक वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की, जिसके कारण हम 1206 ईस्वी से इसका शासनकाल मानते हैं। लेकिन 1194 में इसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहली जो मस्जिद का नाम था वो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जबकि दूसरी मस्जिद थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अजमेर। तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो थी, ये मस्जिद थी, ये कहाँ पे थी? अजमेर में थी। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि 1194 में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। एक तो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जबकि दूसरी है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है। और ये दोनों मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुरु हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। तो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके गुरु का नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर ही दिल्ली में एक मीनार की स्थापना की शुरुआत की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसका नाम था कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 1199 ईस्वी से शुरू करवा दिया गया था, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन 1194 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन कुतुब मीनार बन के तैयार हुई 1229 ईस्वी में। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल तो 1210 ईस्वी में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और 1229 में शासन कर रहा होता है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, मतलब कि ये बनके तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत करवाई गई, लेकिन इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। हालांकि इसके बाद एफएसटी का मतलब है फिरोज शाह तुगलक,
और जो ये फिरोज शाह तुगलक है, इसके द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई। लेकिन एफएसटी मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के बाद सिकंदर लोदी आ जाता है, जो कि लोदी वंश का है। और सिकंदर लोदी के द्वारा भी कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण, जिसको हम बोल सकते हैं मरम्मत, करवाई गई। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। तो आपको यहाँ पे 4 नाम याद रखने हैं कुतुब मीनार से संबंधित। एक तो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक खुद, और दूसरा नाम है इल्तुतमिश, तीसरा नाम है फिरोज शाह तुगलक, और चौथा नाम है यहाँ पे सिकंदर लोदी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट बता देता हूं। मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा यहां से। चलिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा यहां से रफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक वंश की स्थापना की गई, जिसको बोला जाता है गुलाम वंश। क्या बोला जाता है दोस्तों? गुलाम वंश। और जो ये गुलाम वंश है, ये माना जाता है 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक माना कौन जाता है? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है, चलिए मैं यहाँ पे संस्थापक लिख ही देता हूं। जो संस्थापक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक जो है दिल्ली सल्तनत का, वो माना जाता है इल्तुतमिश को। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया गया था, और जैसे ही इल्तुतमिश शासन करने के लिए आ जाता है, तो इसके द्वारा ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया जाता है, जिसके कारण इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो ये गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश के अलग अलग नाम है कुछ। जो गुलाम वंश है, इसके अलग अलग नाम है। देखिए कौन कौन से नाम होंगे इसके। एक तो होता है मामलुक वंश, मामलुक वंश। एक होता है इलबारी वंश। और ये नाम पड़े कैसे इसके? जो ये गुलाम वंश है, इसके नाम मामलुक वंश और इलबारी वंश है क्यों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इल्तुतमिश के बाद हमें पढ़ना है रजिया सुल्तान के बारे में, तो वहीं पे ही मैं इसको भी बताऊंगा कि इसको इलबारी वंश क्यों कहा जाता है। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने अपनी राजधानी जो थी वो लाहौर को बना के रखा। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, तो राजधानी बना के रखा इसने लाहौर को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली को इसने अपनी राजधानी नहीं बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम हुआ करता था? जैसा कि मैंने बताया था, मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था। चलिए अब हम राजधानी की बात कर लेते हैं कि ये किस वंश से आया था, ये किस वंश से संबंध रखता था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो कुतबी वंश से संबंध रखता था। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जिसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक माना जाता है, वो किस वंश से आया था? तो वो आया था कुतबी वंश से। चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूं।
और जैसे ही ये दिल्ली सल्तनत में शासन करता है तो शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया। शासक बनने के बाद इसने अपनी जनता मतलब कि दिल्ली की जनता में लाखों रुपयों का दान किया। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया तो दिल्ली की जनता ने इसे खुश होकर एक उपाधि दी जिसको बोला जाता है लाख बख्श की उपाधि। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही एक उपाधि दी गई दिल्ली की जनता के द्वारा और वो उपाधि होती है लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि दी और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों रुपयों का दान करने वाला। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लाखों रुपयों का दान किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसके कारण दिल्ली की जनता ने खुश होकर इसे कौन सी उपाधि दी, लाख बख्श की उपाधि दी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को और भी उपाधि दी गई जैसे कि पील बख्श हुआ, ये है लाख बख्श। लाख बख्श है दोस्तों ये, एंड इसे पील बख्श की भी उपाधि दी गई। और पील बख्श का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हाथियों का दान करने वाला। नोट करिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और इसमें यह पॉइंट याद रखना है कि किसके द्वारा अपनी जनता में शासक बनने के बाद लाखों रुपयों का दान किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा रफ करता हूं और मैं नेक्स्ट बता देता हूं। अब चलिए दोस्तों मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी शासक मतलब कि राजा बन के कभी भी शासन नहीं किया, या फिर सुल्तान बनने के बाद इसने कभी भी शासन नहीं किया। अभी मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान नहीं कह रहा हूं, इसका भी एक रीजन है, वो रीजन मैं जब बताऊंगा जब मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी फिलहाल कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूं। तो जब ये शासक बनता है तो इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। तो मैं वही पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक उपाधि और ली गई थी जिसे बोला जाता है सिपह सलाहकार की उपाधि। सिपह सलार की उपाधि, सिपह सलार का मतलब ये होता है कि सिपाही की तरह ही काम करना, क्योंकि मोहम्मद गोरी का ही सिपाही और गुलाम हुआ करता था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने कभी भी सुल्तान की गद्दी पर बैठकर दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया, बल्कि इसने उपाधि धारण की थी सिपह सलाहकार की, मतलब कि सिपाही की कुर्सी पर ही बैठकर ये दिल्ली सल्तनत में क्या किया करता था, शासन किया करता था। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट बात करते हैं अब, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की।
तो सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और इसका ही एक गुलाम हुआ करता था, या हम बोल सकते हैं जो जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। तो कहने का मतलब यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम हुआ, और उस गुलाम का मतलब नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को इसने बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया, और इस इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखना है कि इसने उपाधि ली थी सिपह सलार की, एंड इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को इसने बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। हालांकि इस इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम हुआ करता था कौन? इल्तुतमिश। इसके कारण ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसा बन जाता है। लेकिन इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि 1210 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1210 ईस्वी में, क्योंकि 1210 ईस्वी तक का ही शासनकाल माना जाता है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये चौगान खेल रहा था, क्या खेल रहा था दोस्तों? चौगान। और 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। तो चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी में जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहां पे है? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहां पे है? लाहौर में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो 1210 में ही शासन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आ जाता है जिसका नाम है आराम शाह। और ये जो आराम शाह है ये आराम ही करता रह जाता है, क्योंकि आराम शाह को पराजित करने के बाद अगला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ, यहां पे मैं लिख देता हूं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बन के आ जाता है कौन? आराम शाह। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही उत्तराधिकारी कौन आ जाता है? आराम शाह। और जैसे ही इस बात की खबर मिलती है इल्तुतमिश को कि दिल्ली का अगला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना? आराम शाह। तो इल्तुतमिश को इस बात की खबर लगती है, जो कि गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसे बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसी दौरान
आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में आराम शाह पराजित हो जाता है, जिसके कारण अगला शासक जो है दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन जाता है इल्तुतमिश। तो मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ। और ये युद्ध हुआ था 1211 ईस्वी में, जिसे बोला जाता है जूड का युद्ध। और ये जो जूड का युद्ध है ये दो के बीच में होता है। एक का नाम आ जाता है आराम शाह, जबकि दूसरे का नाम आ जाता है इल्तुतमिश। और आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जूड का युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में जो इल्तुतमिश है वो जीत जाता है और आराम शाह जो है वो पराजित हो जाता है। और जैसे ही आराम शाह पराजित हो जाता है और इल्तुतमिश विजयी हो जाता है, उसके बाद इस दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला उत्तराधिकारी बन जाता है कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का शासनकाल जो है वो 1211 ईस्वी में तो जूड का युद्ध होता है, तो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक माना जाता है इल्तुतमिश का शासनकाल। और फिर इल्तुतमिश के बाद आ जाती है इल्तुतमिश की पुत्री, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक प्यार सा कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।